फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में संस्कृत के काफी महत्वपूर्ण पाठ मंगलम के 25 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। और ये जो 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और इस 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को भी दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और जितना भी हम आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे वो एनसीईआरटी पैटर्न के आधार पर ही बताएंगे। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। और पहला नंबर प्रश्न है कि मंगलम पाठ कहां से संकलित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आपको याद रखना है कि मंगलम पाठ कहां से संकलित है। ए ऑप्शन है वेद से, बी ऑप्शन है पुराण से, सी ऑप्शन है उपनिषद से, डी ऑप्शन है वेदांग से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंगलम पाठ कहां से संकलित है। तो मंगलम पाठ उपनिषद से संकलित है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि उपनिषद के रचनाकार कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। यहाँ पे आपको बताना है कि उपनिषद के रचनाकार कौन है। ए ऑप्शन है कालिदास, बी ऑप्शन है चाणक्य, सी ऑप्शन है विदुर, डी ऑप्शन है वेद व्यास। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उपनिषद के रचनाकार कौन है। तो उपनिषद के रचनाकार वेद व्यास है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर। और 3 नंबर प्रश्न है कि नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि नदियां नाम और रूप छोड़कर किसमें मिल जाती हैं। ए ऑप्शन है समुद्र में, बी ऑप्शन है मानसरोवर में, सी ऑप्शन है तालाब में, डी ऑप्शन है झील में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाती हैं। तो नदियां नाम और रूप दोनों को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि महान से भी महान कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि महान से भी महान कौन है। ए ऑप्शन है आत्मा, बी ऑप्शन है देवता, सी ऑप्शन है ऋषि, डी ऑप्शन है दानव। तो यहाँ पे आपको बताना है कि महान से भी महान कौन है। तो महान से भी महान कौन है, आत्मा है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि किसकी विजय नहीं होती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि किसकी विजय नहीं होती है। ए ऑप्शन है सत्य की, बी ऑप्शन है असत्य की, सी ऑप्शन है धर्म की, डी ऑप्शन है सत्य और असत्य दोनों की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसकी विजय नहीं होती है, यानी किसकी जीत नहीं होती है, यहाँ पे आपको बताना है। तो असत्य की कभी भी जीत नहीं होती है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि किसकी विजय होती है। यहां पे आपको बताना है कि किसकी विजय होती है और यह भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया, तो इसे आपको याद रखना है। यहां पे आपको बताना है कि किसकी विजय होती है। ए ऑप्शन है सत्य की, बी ऑप्शन है असत्य की, सी ऑप्शन है दोनों की, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसकी विजय होती है। तो सत्य की विजय होती है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि हिरण्मय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि हिरण्मय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है। ए ऑप्शन है सत्य का, बी ऑप्शन है असत्य का, सी ऑप्शन है पाप का, डी ऑप्शन है झूठ का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हिरण्मय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है। तो हिरण्मय पात्र से सत्य का मुंह ढका हुआ है, इसे आपको याद रखना
रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि सत्य धर्म प्राप्ति के लिए किसे हटा देना चाहिए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 8 नंबर। यहाँ पे आपको बताना है कि सत्य धर्म प्राप्ति के लिए किसे हटा देना चाहिए। ए ऑप्शन है लौह पात्र को, बी ऑप्शन है पित्तल पात्र को, सी ऑप्शन है स्वर्ण पात्र को, डी ऑप्शन है चांदी पात्र को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सत्य धर्म प्राप्ति के लिए किसे हटा देना चाहिए, तो स्वर्ण पात्र को हटा देना चाहिए, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि अणु से भी सूक्ष्म क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 9 नंबर, और ये 9 नंबर प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि अणु से भी सूक्ष्म क्या है। ए ऑप्शन है दानव, बी ऑप्शन है मानव, सी ऑप्शन है पशु, डी ऑप्शन है आत्मा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अणु से भी सूक्ष्म क्या है, तो अणु से भी सूक्ष्म आत्मा है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि देवलोक का मार्ग किससे खुलता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 10 नंबर भी, और यह भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि देवलोक का मार्ग किससे खुलता है। ए ऑप्शन है असत्य से, बी ऑप्शन है सत्य से, सी ऑप्शन है लोभ से, डी ऑप्शन है त्याग से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि देवलोक का मार्ग किससे खुलता है, तो देवलोक का मार्ग सत्य से खुलता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे लिख के याद कर लीजिएगा, और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि मंगलम पाठ में किसके सिद्धांत का वर्णन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि मंगलम पाठ में किसके सिद्धांत का वर्णन है। ए ऑप्शन है काव्य दर्शन का, बी ऑप्शन है दर्शन शास्त्र का, सी ऑप्शन है वेद का, डी ऑप्शन है पुराण का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंगलम पाठ में किसके सिद्धांत का वर्णन है, तो मंगलम पाठ में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत का वर्णन है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि मंगलम पाठ में किसकी महिमा का गान है। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि मंगलम पाठ में किसकी महिमा का गान है। ए ऑप्शन है जीवात्मा की, बी ऑप्शन है देवता की, सी ऑप्शन है परमात्मा की, डी ऑप्शन है मनुष्य की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंगलम पाठ में किसकी महिमा का गान है, तो मंगलम पाठ में परमात्मा की महिमा का गान है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर, और 13 नंबर भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि परमात्मा कहां रहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहां पे आपको बताना है कि परमात्मा कहां रहते हैं। ए ऑप्शन है एकत्र, बी ऑप्शन है सर्वत्र, सी ऑप्शन है अन्यत्र, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहां पे आपको बताना है कि परमात्मा कहां रहते हैं, तो जो परमात्मा है ये सर्वत्र रहते हैं, यानी सभी जगहों पर रहते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि वेद कितने प्रकार के होते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि वेद कितने प्रकार के होते हैं। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 8। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वेद कितने प्रकार के होते हैं, तो वेद 4 प्रकार के होते हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कौन कौन होते हैं, तो पहला ऋग्वेद होता है, और दूसरा सामवेद होता है, तीसरा यजुर्वेद होता है, और चौथा अथर्ववेद होता है। तो इसे आपको याद रखना है, और यह भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि वेद कितने प्रकार के होते हैं, तो वेद 4 प्रकार के होते हैं। और सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, तो यह भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि उपनिषद के कितने प्रकार होते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 15 नंबर भी, यहां पे आपको बताना है कि उपनिषद के कितने प्रकार होते हैं। ए ऑप्शन है 107,
बी ऑप्शन है 105, सी ऑप्शन है 106, डी ऑप्शन है 108। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उपनिषद के कितने प्रकार होते हैं। तो उपनिषद 108 प्रकार के होते हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि यह संसार किनके द्वारा अनुशासित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 16 नंबर। यहाँ पे आपको बताना है कि यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है। ए ऑप्शन है मनुष्य के द्वारा, बी ऑप्शन है परमात्मा के द्वारा, सी ऑप्शन है दानव के द्वारा, डी ऑप्शन है वीरों के द्वारा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यह संसार किनके द्वारा अनुशासित है। तो यह संसार परमात्मा के द्वारा अनुशासित है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यह भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि किस पुरुष को मृत्यु आने की जानकारी हो जाती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस पुरुष को मृत्यु आने की जानकारी हो जाती है। ए ऑप्शन है साधक को, बी ऑप्शन है असाधक को, सी ऑप्शन है मूर्ख को, डी ऑप्शन है राजा को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस पुरुष को मृत्यु आने की जानकारी हो जाती है। तो जो साधक पुरुष होते हैं इन्हें मृत्यु आने की जानकारी हो जाती है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है। ए ऑप्शन है आत्मा, बी ऑप्शन है शरीर, सी ऑप्शन है देव, डी ऑप्शन है राक्षस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है। तो प्राणी के हृदय रूपी गुफा में आत्मा विद्यमान है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 6, डी ऑप्शन है 7। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। तो मंगलम पाठ में 5 मंत्र हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि नदियां समुद्र में कैसे मिलती हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि नदियां समुद्र में कैसे मिलती हैं। ए ऑप्शन है नाम को छोड़कर, बी ऑप्शन है रूप को छोड़कर, सी ऑप्शन है नाम और रूप दोनों को छोड़कर, डी ऑप्शन है बिना किसी को छोड़े। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नदियां समुद्र में कैसे मिल जाती हैं। तो जो नदियां होती हैं ये समुद्र में नाम और रूप दोनों को छोड़कर मिलती हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि सुख का वहन करने वाला कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 21 नंबर। यहाँ पे आपको बताना है कि सुख का वहन करने वाला कौन है। ए ऑप्शन है हिंसा, बी ऑप्शन है असत्य, सी ऑप्शन है अहिंसा, डी ऑप्शन है सत्य। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सुख का वहन करने वाला कौन है। तो सुख का वहन करने वाला कौन है, तो अहिंसा है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो महात्मा गांधी जी थे वो अहिंसा के पुजारी थे, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित हैं। ए ऑप्शन है पदात्मक, बी ऑप्शन है गधात्मक, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित हैं। तो जो मंगलम पाठ है इसमें कैसे मंत्र संकलित हैं, तो इसमें यहाँ पे देखिए इसमें पदात्मक मंत्र संकलित है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि वेद रूपी शास्त्र क्या होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 23 नंबर। यहाँ पे आपको बताना है कि वेद रूपी शास्त्र क्या होता है। ए ऑप्शन है अनित्य, बी ऑप्शन है नित्य, सी ऑप्शन है कृत्य, डी ऑप्शन है भृत्य। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वेद रूपी शास्त्र क्या होता है। तो वेद रूपी शास्त्र नित्य होता है,
इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। ए ऑप्शन है हिरण्मय पात्र से, बी ऑप्शन है रजतमय पात्र से, सी ऑप्शन है ताम्रमय पात्र से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 24 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। तो सत्य का मुंह हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि भारत की शोभा को देखकर कौन प्रसन्न है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 25 नंबर, और यह भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, तो इसे आपको याद रखना है कि भारत की शोभा को देखकर कौन प्रसन्न है। ए ऑप्शन है ईश्वर, बी ऑप्शन है आलसी, सी ऑप्शन है दैत्य, डी ऑप्शन है क्रोधी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत की शोभा को देखकर कौन प्रसन्न है। तो भारत की शोभा को देखकर ईश्वर प्रसन्न है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो ये थे हमारे काफी महत्वपूर्ण 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण थे। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग वीडियो को एक बार और शुरू करके बिल्कुल आप लोग नोटबुक पे उसे लिख लीजिएगा और उसका टाइम पे रिवीजन करते रहिएगा। रिवीजन करने से ये फायदा है कि वो प्रश्न हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाते हैं, और आज से ही आपको प्रश्न याद होने लगेंगे, आप लोग याद करने लगिएगा, तो बोर्ड एग्जाम के समय तक आप लोगों को बहुत सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। और 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है, तो 50 नंबर काफी बड़ा नंबर होता है ऑब्जेक्टिव के लिए। तो अगर 50 में से 50 नंबर आ जाएगा आपका तो बहुत ही अच्छा मार्क्स आएगा फाइनल एग्जाम में। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव पे भी ज्यादा यहाँ पे फोकस कीजिए और इसे याद करने का कोशिश कीजिए। और याद कैसे होगा, तो इसमें हम 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराए, तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं हो तो प्लीज आप लोग उसे क्या कीजिएगा कि नोटबुक पे लिख के याद कीजिएगा। अगर ऐसे याद कीजिएगा तो आपका ऑब्जेक्टिव बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। और मात्र 1 साल हमसे पढ़ लीजिए, 1 साल के बाद जब आप लोग परीक्षा दे लीजिएगा तो काफी अच्छा नंबर यानी 480 प्लस टॉप 10 में आप लोग आइएगा, ये हमारा गारंटी है। अगर आप लोग 1 साल बढ़िया से हमारे पास पढ़ लेंगे तो टॉप 10 में आप लोग आइएगा, ये हमारा गारंटी है। और 2 क्लास आपका चल रहा है, शाम 7 बजे ऑब्जेक्टिव चल रहा है और सुबह में 5 बजे सब्जेक्टिव चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए सभी विषयों का ऑब्जेक्टिव होता है और सभी विषयों का सब्जेक्टिव भी होता है। तो आप लोग दोनों क्लास कीजिए, और इनमें से जो भी प्रश्न हम आपको बता रहे हैं तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे याद कीजिए और उसका प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए। आइए देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न, और यहाँ पे देखिए आपके लिए होमवर्क प्रश्न है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि पाटलिपुत्र का नया नाम कौन सा है। तो ये भी प्रश्न हम आपको पढ़ा चुके हैं, बिल्कुल भी इसका गलत जवाब आप लोग मत दीजिएगा कि पाटलिपुत्र का नया नाम कौन सा है। ए ऑप्शन है पुरुषपुर, बी ऑप्शन है पटना, सी ऑप्शन है भागलपुर, डी ऑप्शन है नालंदा। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। आप लोग ए बी सी डी ऐसे मत बोलिएगा कि ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है, ऐसे आप लोग नहीं बोलिएगा। प्लीज आप लोग पूरा आंसर लिख के हमारे पास भेजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और उनसे बोलिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो एक बेल आइकन आता है, तो बेल आइकन को भी दबा के ऑल पे कर लीजिए ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।